जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में। बेसिकली ये रिफॉर्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लाया गया। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। उसके बाद जितने भी भारतीय थे, जो भी उपनिवेश थे, उन सभी को ये लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स की अगर हेल्प करें युद्ध जीतने में, यानी कि वॉर जीतने में, तो उसके बाद वो हमें या तो स्वराज्य दे देंगे या फिर हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारा देश चलाने की आज़ादी होगी। लेकिन इस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो चीज़ें मिली नहीं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम लोगों ने फेस की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ लगाई गई, लेकिन हुआ क्या कि जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जिस तरह से उनकी कीमतें बढ़ने लगी, उसकी वजह से क्या हुआ कि उन चीज़ों का मुकाबला इंडियन फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ें नहीं कर पाएँ। जिसकी वजह से हुआ ये कि इंडियन फैक्ट्रीज़ जो भी थी वो सारे के सारे कोलैप्स हो गई, कुछ बंद हो गई। तो इसी तरह से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया फैक्ट्रीज़ को हुआ, क्योंकि उनके पास पैसा था, संसाधन था, तो वो अपनी फैक्ट्रीज़ को चला सकते थे। लेकिन इंडियन फैक्ट्रीज़ जो कि अभी नए नए खुले थे, तो इस तरह की महंगाई का मार इंडियन फैक्ट्रीज़ नहीं झेल पाई। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्राफ्ट्समैन। तो बेसिकली वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इन सारी चीज़ों के अलावा महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से उनका जीना मुहाल हो गया। तीसरी तरफ हम बात करेंगे फार्मर्स की। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि फार्मर्स का ऑलरेडी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, पहले ही वो गरीबी की तरफ जा चुके थे, और उसके ऊपर टैक्स का इंक्रीज़ होना, ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जैसी चीज़ों को लाने की कोशिश की गई। ठीक है, इन चौथा जो रीज़न है वो है सोल्जर्स। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि युद्ध में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था बाहर के देश में। तो वो जब लोगों ने वहाँ देखा, बहुत सारे, पहली चीज़ तो बहुत सारे सोल्जर मारे गए, और उन जो सोल्जर बचे उन्होंने ये देखा कि हम अपने इतने साथियों को खोने के बाद भी हम स्वराज या फिर किसी तरह की कोई रियायत अंग्रेज़ों से हासिल नहीं कर पाए हैं, तो क्यों हमने अपने जवानों की जान गंवाई। और पाँचवें नंबर पर, पाँचवा रीज़न अगर हम बात करें, तो वो है मिडिल क्लास। जैसा कि इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स होने लगी। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़, बहुत सारी चीज़ों महंगाई बढ़ने से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गए। छठा जो रीज़न था वो था रशियन रेवोल्यूशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1789 में रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो उस रशियन रेवोल्यूशन से इंडियंस ने ये सीखा कि अगर हम एक हो जाएं, तो निकोलस ज़ार, जो कि उस वक्त का निरंकुश शासक हुआ करता था रशिया का, तो जब हम एक हो सकते हैं तो निकोलस ज़ार जैसे निरंकुश शासक को भी हराया जा सकता है। तो जैसा कि हम सब, हमारे अंदर कहावत ही है कि अगर इंडियंस को चाह लें तो उसे पाकर ही छोड़ते हैं। तो वही रशियन रेवोल्यूशन से ये चीज़ें इंस्पायर्ड थी। तो ये ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, अब उसके ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। तो हम सभी को पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रांतीय सरकार की घोषणा की गई, और बेसिकली इसमें अकॉर्डिंग टू डबल रूल, यानी कि द्वैध संविधान, द्वैध सिद्धांत या फिर द्वैध रूल, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या ये किया गया कि प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक भाग जिसके अंदर गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहते थे। ठीक है, एक भाग उनका था। दूसरे भाग में गवर्नर और मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स वो थे जो कि भारतीयों द्वारा चुन करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सत्ता में आते हैं, वो बेसिकली इंडियंस थे। ठीक है, तो अब ये जो दो पार्ट में बांटा गया प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट भी दो रखे गए। पहला सब्जेक्ट था रिजर्व्ड, दूसरा ट्रांसफरेबल। तो रिजर्व में जो था वो था लॉ एंड फाइनेंस, कि अगर कोई भी नियम अगर हमें बनाना है तो वो बेसिकली गवर्नर
और उसके मेंबर्स ही उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। और ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ डिस्कस होंगी, ना कि इंडियन मिनिस्टर्स या फिर इंडियंस के साथ, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट था वो बेसिकली ट्रांसफरेबल, यानी कि हस्तांतरित, यानी कि जो एक जगह से दूसरे इंसान के हाथ में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उनमें जो सेक्टर को रखा गया था वो तो एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। तो इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, और वो पैसों का जो डिसीजन था वो बेसिकली गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पास था। तो जिसकी वजह से ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ढंग से काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफरेबल जो टॉपिक्स होते थे, जो सब्जेक्ट होते थे, उनको डिस्कशन के लिए इंडियंस को डिस्कस करना ज़रूरी था। गवर्नर इंडियंस के साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करते थे, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो होता यह था कि अगर मिनिस्टर्स अगर कोई गलत कदम उठाते हैं या फिर किसी उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता, या फिर ब्रिटिशर्स के संविधान या फिर उनके जो मिट्टी पलीत होने वाले जो संविधान थे उनके ऊपर अगर कोई आँच आता है तो मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन यानी कि रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो थे वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अगर वो किसी भी तरह का कोई गलत कदम या फिर संवैधानिकता के विरुद्ध अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल। अगर संवैधानिक रूप से जो चीज़ें चल रही है, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स अगर इंडिया में काम नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में गवर्नर उन सारी चीज़ों का चार्ज ले सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। तो जो चौथा है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल कैन इंटरप्ट इन रिजर्व्ड आई सब्जेक्ट्स बट इन ट्रांसफरेबल। तो उनका यही कहना था कि बेसिकली अगर वो जब चाहें तब रिज़र्व और ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब में इंटरप्ट यानी कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये उन्हें जो अधिकार था वो पहले ही सिद्धांत के अनुसार मिला हुआ था, संविधान के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार मिला हुआ था। हम इसके आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ये क्या है कि इनमें कुछ सीटें बढ़ा दी गई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि बेसिकली अप टू 70% इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। दूसरा जो किया गया, वोट करने की क्षमता बढ़ा दी गई, और इसके साथ साथ कम्युनल इलेक्शन सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। तीसरा जो रीज़न है वो राइट टू वोट फॉर वुमेन। इस टाइम पे हुआ ये कि इसमें पास कर दिया गया कि जो भी महिलाएं हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। वो जो चौथा है, दे कैन पास प्रपोजल बट दे नीड गवर्नर अप्रूवल बट गवर्नर कैन रिजेक्ट। तो अगर इंडियंस कोई प्रपोजल या फिर ऑर्डिनेंस, किसी तरह का प्रस्ताव अगर पास करते हैं तो उन्हें गवर्नर का अप्रूवल लेना होगा, और हो सकता है गवर्नर इसको एग्री कर दे या फिर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स कैन रिजेक्ट बजट बट गवर्नर कैन अप्रूव। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सब भी अगर बजट को रिजेक्ट कर दें, उसके बावजूद गवर्नर के पास इतनी शक्ति होती थी कि वो बजट को पास करवा सकता था। तो बेसिकली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था कि अगर कोई भी इसके अंदर इलेक्टेड जो भी बंदा है, जो भी मेंबर्स हैं, वो सभी बोल सकते थे। क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो भी लोग मेंबर्स होते थे वो बोल ज़रूर सकते थे, लेकिन उनकी बातों को अहमियत नहीं देता था या फिर डिस्कशन करने का राइट उनके पास नहीं था, जो कि यहाँ पर सुधार आ गया। सातवां जो पॉइंट है, प्रोविंशियल काउंसिल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली प्रांतीय परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने के लिए एग्री कर दिया गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकला। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, उस टाइम पे ये हैशटैग, आज के टाइम पे का अगर देखा जाए तो ये बेसिकली उस वक्त का ट्रेंड था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि हैशटैग फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस।
ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस यानी कि उत्तरदायी सरकार के लिए ये एक पहला कदम था। लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या मिला हमें? घंटा। क्योंकि इन सारी कंक्लूजन पर हमें लास्ट में यही समझ में आता है कि अंग्रेज़ों ने हमें बेवकूफ़ बना करके हमारा सारा खजाना ले करके फुर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।